हेलो एवरीवन, दिस इज़ कंचन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता। से 5 मिनट के वीडियो में आपके 2 से 3 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपकी 7 to 8 टाइप की डिसेबिलिटी हैं जो कि आपके एग्जाम में सीटेट का कोई सा भी पेपर आप उठा के देखिए उसमें ज़रूर आती हैं। सबसे फर्स्ट है जैसे ऑटिज़म। ऑटिज़म का अगर इसका हम अर्थ देखें तो क्या है, आत्मकेंद्रिता या स्वालीनता। तो ऑटिज़म ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये डिसऑर्डर होता है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। मतलब समाज में अगर जाएंगे तो वो आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो, जैसे लिखा है ना आत्मकेंद्रिता, मतलब वो अपने में बिजी रहते हैं, उनको ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होता है, वो खुद में ही बिजी रहते हैं। तो ऑटिज़म एक कैसा डिसऑर्डर हो सकता है, इसमें आप याद रख सकते हो कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आई कांटेक्ट नहीं होता है बच्चों का, ठीक है। और सामाजिक और सोशल जो उनमें कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ही ना के बराबर बच्चे करेंगे जिनमें भी ऑटिज़म का डिसऑर्डर होता है। सेकेंड अगर डिसऑर्डर की बात करें तो वो है ADHD। अगर इसका हम देखें वर्ड मीनिंग तो क्या है इसका, इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, देखिए अटेंशन डेफिशिएट हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। हाइपर एक्टिव लिखा है। देखिए सेकंड डिसऑर्डर है ADHD, मतलब कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चा क्या है, इसमें एक्सट्रीमली एक्टिव है। मतलब इसमें ये नहीं हो सकता कि हो सकता है इसकी वजह से उसको पढ़ने में दिक्कत हो या कुछ हो। वो इतना ज़्यादा एक्टिव है बच्चा इसमें, जिसको भी ये डिसऑर्डर होता है, कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। मतलब आप बच्चे को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके बिठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चा क्या है, हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसमॉर्फिया। अब आप इससे आप याद रख सकते हो मॉर्फिया, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे बच्चे ने मोर देखा और एक बच्चे ने क्या किया, वहीं पे मुर्गा देख लिया, ठीक है। आप इसलिए मैं दोनों एग्जाम्पल ले रही हूँ जिससे आपको ये टर्म याद रहे। जैसे यहाँ पे मोर लिखा है ना, तो उससे आपको याद आ जाएगा। बच्चे ने मोर और मुर्गा दोनों देखा तो उनको क्या हुआ, बच्चे को क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया कि अरे ये तो सेम ही है। तो इसको बोलते हैं कि शारीरिक भ्रम की कंडीशन पैदा होना। मतलब बच्चे ने मोर को और मुर्गे को क्या किया, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि नहीं ये तो अलग अलग है, उसने समझा कि दोनों एक ही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शारीरिक भ्रम का विकार, ठीक है। इसमें बच्चा शारीरिक आकार को देखकर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। तो ये तो बहुत ही बार रिपीट होता है। अभी रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो आपके ऑटिज्म और ADHD हैं। डिसलेक्सिया, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, तो जैसे देखिए लेटर है ना, लेक्सिया से एक आ रहा है, ले से लेटर याद रख सकते हो कि अगर बच्चे को डिसलेक्सिया हुआ तो वो लेटर नहीं पढ़ पाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हो इस ट्रिक से। तो डिसलेक्सिया मतलब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती। और इसका एक एग्जांपल आप और याद रख सकते हो, आपने वो देखी है तारे ज़मीं पर, तो जो उसमें बच्चा होता है तो उसको यही डिसऑर्डर होता है। मतलब वो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब वो उसको समझ में नहीं आता, लेटर्स M को W पढ़ता है ना। जैसे मान लो जो बच्चा होता है तारे ज़मीं पर, वो क्या करता है, वो 100 को क्या पढ़ता है, वॉश पढ़ता है ना। मतलब उसको देखने में पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो आप ट्रिक से याद रखिएगा, ले से लेटर, मतलब लेटर पढ़ने में बच्चे को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट की हम बात करें डिस्फेजिया, तो आप इससे याद रख सकते हो फेजिया, मतलब देखिए कोई भी आप लैंग्वेज जैसे ही आप सीखते हो तो बोलते हैं ना फोनिक साउंड। आप सीखो जब भी इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो बोलते हैं ना फोनिक साउंड। तो फोनिक साउंड क्यों हम सीखते हैं, जिससे हम लैंग्वेज उसको और अच्छी समझ सके। तो फोनिक साउंड से आप याद रखिएगा कि फेजिया मतलब भाषा विकार। मतलब जिस बच्चे में डिस्फेजिया होगा उसको बात करने में, उसको लैंग्वेज एक्वायर करने में क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी। तो डिस्फेजिया कैसा विकार है, भाषा से संबंधित विकार है। अब आ गया नेक्स्ट डिस्ग्राफिया। तो इसमें आप किस टर्म से याद रख सकते हो, ग्राफ। ग्राफ मतलब लिखना।
जैसे आप ग्राफ कोई सा भी इससे याद रख सकते हो कि ग्राफ है, या ग्राफ से आप लिख सकते हो कि एक आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें आप लिखते हो ना, तो डिसग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित विकार। मतलब जिस बच्चे में डिसग्राफिया होगा उसको क्या होगा, उसकी राइटिंग बहुत ही ख़राब होगी। अब बच्चा हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी राइटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब हो, मतलब कि वो टीचर को समझ ही ना आ रहा हो कि बच्चे ने आंसर क्या किया है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, है ना। तो डिसग्राफिया मतलब बच्चे को लिखने में, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसको लिखने में क्या होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है। डिसकैलकुलिया, तो इसमें आपको एकदम इस वाले नाम से ही समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन मतलब मैथ्स, मतलब बच्चे को क्या होगा, गणितीय गणना करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो कैलकुलिया मतलब गणना संबंधित विकार, मतलब बच्चे को कैलकुलेशन करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें डिस्प्रैक्सिया, तो ये कैसा होगा, तो इसमें बच्चे को क्या होता है, जैसे आई कांटेक्ट और हैंड का कोऑर्डिनेशन, इसमें किस डिस्प्रैक्सिया, तो ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये शारीरिक कौशल से संबंधित डिसऑर्डर है। मतलब कि बच्चे को क्या होगा, आई कांटेक्ट और हैंड का कोऑर्डिनेशन करने में क्या दिक्कत होगी। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, क्रिकेट में जैसे कैच पकड़ना, ठीक है, तो जिस बच्चे को ये डिसऑर्डर होगा तो वो कैच पकड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आई कांटेक्ट और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो सही होगा ही नहीं। हो सकता है कभी बच्चा अगर बॉल इधर से आ रही हो तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा देख तो बॉल की तरफ रहा होगा लेकिन उसका हैंड क्या होगा, उसका हैंड इस साइड होगा। तो मतलब इसमें क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया मतलब शारीरिक कौशल का विकार, मतलब उसके जो आई कांटेक्ट और हैंड मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है ना मसल्स में, वो सही से नहीं हो पाता। ठीक, बस आप इतना याद रखना। फिर आ रहा है डिस्थीमिया, मतलब देखिए ये कोई भी डिसऑर्डर होगा, कुछ भी होगा तो उनके पेरेंट्स को और बच्चे को, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा उनको क्या होगा, टेंशन होगा ना। तो बस डिस्थीमिया कौन सा है, तनाव संबंधी विकार है। तो ये है आपके टोटल 7 to 8 डिसऑर्डर। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के करिएगा प्रीवियस ईयर, आपको मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ भी आएगा। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आप उनको सॉल्व कीजिएगा, फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब क्योंकि हमने ये अधिगम विकार पढ़ लिए हैं तो इसमें एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, वो है RPW एक्ट। ठीक है, देखिए ये जब अधिगम विकार आपने पढ़ लिया है तो आपके उसमें एक क्वेश्चन आता है RPWD एक्ट से, एक क्वेश्चन आता है हर बार, है ना। तो ये आप याद रखना, ये क्या होता है, जो दिव्यांग लोग हैं उनको ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, RPWD एक्ट। तो देखिए जब ये 90 अभी कौन सा है, जो 2016 में आया था, ये जब पहले ये किसका संशोधित रूप है, ये PWD एक्ट जो आया था 1995 में। तो इसमें कितनी डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया था, तो इसमें सिर्फ आपकी जो शामिल थी वो कितने 7 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था। लेकिन अब इसको रिवाइज करके जब 2016 में RPWD एक्ट आया तो इसमें कितनी टोटल हो गई, तो इस वाले एक्ट में टोटल डिसेबिलिटी कितनी शामिल की गई, 21 डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये रहा आज का हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मैथ्स, CDP और साइंस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी हैप्पी लर्निंग।